करेंगे तो समझ में आ गया आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कोई रखने की जरूरत नहीं है उसको, बस ध्यान देना है, रटना नहीं है। लास्ट है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी जो कि बहुत सिंपल है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बहुत जो इंपॉर्टेंट थी वो सब्स्टिट्यूशन थी, वो है आपका ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में भी मैंने बताया खाली एक ही है ऑक्सीडेशन आपके, वैसे तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन दे रखे हैं, कैटालिटिक दे रखा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन दे रखा है, लेकिन हमारे सिलेबस में खाली बर्निंग या फिर कंबशन। कोई भी हाइड्रोकार्बन, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्काइन हो, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में अगर बर्न करा जाता है कोई भी हाइड्रोकार्बन, जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ तुमको मैं, ठीक है, खाली मीथेन के साथ ही नहीं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अगर प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तुम्हें मिलता है कोई भी हाइड्रोकार्बन, बता देता हूँ मैं, प्रॉपर सप्लाई, इम्प्रॉपर सप्लाई, वेरी लिमिटेड सप्लाई, प्रॉपर, लिमिटेड, कम, वेरी लिमिटेड, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए होती है बर्निंग के लिए, कागज जलाओगे, पेपर जलाओ, तो जो भी चीज जलाओ उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस की जरूरत होती है। तो हाइड्रोकार्बन जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या तो प्रॉपर सप्लाई में या लिमिटेड सप्लाई, वेरी लिमिटेड सप्लाई में जब बर्न किया जाता है तो प्रोडक्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, जब प्रॉपर सप्लाई में होता है। इसमें मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर वेपर, वेपर्स के फॉर्म में होता है, और इसमें मिलता है कार्बन ब्लैक और वाटर वेपर, ये भी सब जो है वेपर्स के फॉर्म में होते हैं। इसमें जो है जैसे काजल जो पहले बनाते थे ना, ठीक है, उसको कार्बन ब्लैक ही बोलते हैं, ठीक है, पहले अभी भी लोग करते हैं, क्या करते हैं, जला के ऐसे कटोरी ऊपर रख देते हैं, उसका काजल बन जाता है। गांव में फिर यहाँ कहीं पे भी विलेजेस में आज भी काजल लगाया जाता है, उनको ये मानना है कि काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाती हैं। अब कहाँ तक ठीक है, गलत है, सही है, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, आंखों को नुकसान जरूर पहुंचता है ये मैं मानता हूँ, क्योंकि वो कार्बन ब्लैक लगाया जा रहा है आपको, ठीक है, अगर नहीं प्रॉपर तरीके से लगाया जाए, बड़ी होती है, छोटी होती है, ये मुझे नहीं मालूम ज़्यादा, ये उनका मानना है। तो अगर मैं मीथेन के संग ऑक्सीजन को रिएक्शन कराऊंगा प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या प्रोडक्ट आएगा आपका, CO2 और प्लस H2। एनी प्रॉब्लम? इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, CH4 प्लस O2 gives you CO2 प्लस 2H2। ऐसे ही जब हम इथेन के संग बर्न करेंगे तब भी क्या आएगा प्रोडक्ट, जनरल फॉर्मूला याद रखना, बैलेंसिंग बाद में कर लेना, ठीक है, आगे प्रॉब्लम, कोई परेशानी, सिंपल सा है, कोई भी हाइड्रोकार्बन। अब अगर तो आप एल्कीन आएगा तब भी यही आंसर आएगा, एल्काइन आएगा तब भी यही आंसर आएगा, यानी अगर मैं इथीन ले लूं या इथाइन ले लूं, इथीन या इथाइन, तब भी आंसर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर आएगा, खाली बैलेंसिंग डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है ना। और वेरी लिमिटेड सप्लाई और लिमिटेड सप्लाई में मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं। लिमिटेड सप्लाई में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर वेपर आएगा, और वेरी लिमिटेड में कार्बन ब्लैक और वाटर वेपर, चाहे कोई भी हाइड्रोकार्बन, नोट कर लो फटाफट। तो ये तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम करेंगे लैब प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, और हमारे सिलेबस में एक ही है एल्कीन, वो क्या है, इथीन, ठीक है, एक ही है हमारे सिलेबस में, ठीक है, वो क्या है, इथीन। फटाफट लिखो, लैब मतलब स्मॉल स्केल प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, और हमारे सिलेबस में खाली एल्कीन में इथीन का लैब प्रिपरेशन है और किसी का नहीं है। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन, लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैसे बंद होता है, बाय डिहाइड्रेशन, ठीक है। सेकेंड, बाय यूजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कौन सा है, concentrated H2SO4। कलेक्शन वही है, बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, सारे हाइड्रोकार्बन चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, एक ही मेथड से कलेक्ट होते हैं, बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ये चीजें पहले से ही क्लियर हो जानी चाहिए,
नेक्स्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें NaOH यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड, ठीक है। और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज का, अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें। NaOH यूज करा जाता है। NaOH क्यों यूज किया जाता है? टू रिमूव impurities such as CO2 and SO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटीज को हमें रिमूव करते हैं। कहां से आती हैं? फ्रॉम ड्यू टू the oxidation of hot sulfuric acid, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसका डिहाइड्रेशन है? अल्कोहल का, और अल्कोहल में भी कौन सा है? इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। नोट कर लो फटाफट। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो टेम्परेचर हमें 170 डिग्री सेल्सियस यूज करना है। और अगर आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज किया है द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस यूज करना है। फिर ध्यान रखना है इसका, ठीक है, ठीक है। नोट कर लो, मैं इसको साफ कर लो। अब हम करेंगे केमिकल रिएक्शन। सिंपल सा है, केमिकल रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, और जो चीज मैंने बोली है उसको भी रटने की जरूरत नहीं है, उसको बस पढ़ना है, ठीक है। अब देखो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C2H5OH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। कैसे भी पूछ सकते हैं, वो इथेनॉल भी पूछ सकते हैं। और कॉमन नेम क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। बताया था ना इथाइल और OH क्या होता है? अल्कोहल। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहा हूँ, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहा हूँ, तो टेम्परेचर कितना लूंगा? 170। और अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज कर रहा हूँ सपोज, तो टेम्परेचर कितना लूंगा मैं? 350 डिग्री सेल्सियस। चॉइस तुम्हारी है, पूछ सकते हैं वो, ठीक है, या फिर तुम्हारी चॉइस है। इसमें ये क्या मैंने बताया? बाय डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब वाटर। तो बाय डिहाइड्रेशन यानी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो H2O अगर हट गया इसमें से क्या बचा? कितना बचा यहाँ पे? एक H इस OH के संग कंबाइन करके H2O बना देगा, तो यहाँ पे कितना बचा? C2H4 बन गया इथीन। कोई प्रॉब्लम? इसको और तरीके से भी दिखा सकता हूं मैं। कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, 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 OH, H, ये भी तो इथेनॉल होता है। तो HOH यहां से मैंने हटा दिया, हट गया। जब हटा, ये कंडीशन ले रखी है हमने, तो क्या हुआ? वाटर तो रिमूव हो गया, क्या बचा? CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। अब कितने और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी इनके बीच में? एक इलेक्ट्रॉन की और होगी, तो क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बन गया। कोई प्रॉब्लम? तो दोनों तरीके से मैंने तुमको बता दिया, जैसे तुम याद करना चाहो, ठीक है। समझ में आया? नोट कर लो। कलेक्शन वही है, बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। नोट कर लो इसका। तो इस तरीके से भी ध्यान रखना। गिव द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इज occurs, when dehydration of ethanol occurs, तो क्या बोलोगे? इथीन, ठीक है। इथीन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? अनसैचुरेटेड।
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्कीन और एल्काइन जो है अनसैचुरेटेड है, और जो सिंगल बॉन्ड यानी एल्कीन क्या है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो नेक्स्ट है जनरल मेथड, ये आ गया समझ में। अब जनरल मेथड के लिए अब हम लैब प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, जनरल मेथड कर रहे हैं हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन का जनरल मेथड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। जनरल मेथड for the preparation of alkene वो है by dehydrohalogenation। क्या है वो? dehydrohalogenation। अब समझ लो, उसको मैं ब्रेक करूंगा। डिहाइड्रो का मतलब होता है, हाइड्रा क्या होता है? वाटर, हाइड्रो होता है हाइड्रोजन। बाय dehydrohalogenation मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन as well as halogen, removal of hydrogen and halogen, ठीक है, समझ आया। और इसके लिए अगर मुझे बनाना है एल्कीन बनाना है, और फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन है इथीन, ठीक है, तो मैं कौन सा लूंगा? इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br, ब्रोमो इथेन, ठीक है। दोनों तरीके से याद रखना, ब्रोमो इथेन। एक दो बार पढ़ो, अभी हो सकता है तुम्हें लग रहा है क्या मुसीबत है बार बार अलग अलग, लेकिन एक दो बार जब पढ़ोगे ना अपना आसानी, तो पैटर्न याद रखना है। अभी क्लास 11-12 में तुम पढ़ोगे बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, तुम्हें पैटर्न याद रखना है, ये मैकेनिज्म याद रखना है, ठीक है। टफ नहीं है कोई भी चीज। ब्रोमो इथेन या फिर कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? इथाइल ब्रोमाइड। इसका मैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कर रहा हूं किसकी प्रेजेंस में? हॉट एंड कंसंट्रेटेड, ठीक है, KOH की प्रेजेंस में, ठीक है, क्लियर। तो हॉट कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में हम कर रहे हैं, प्लस KOH, या तो इधर लिख लो प्लस KOH बिफोर एरो, या ऊपर भी लिख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसका हैलोजिनेशन यानी KBr हट गया, रिमूवल हो गया हैलोजन का, तो क्या बन गया आपका KBr। और मैंने क्या बताया था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इसके OH के संग कंबाइन करके क्या बना लेगा? H2O। क्या बचा आपके पास? C2, ठीक है। और ये हॉट कंसंट्रेटेड और एल्कोहलिक KOH है, ठीक है, समझ में आया? नोट कर लो फटाफट। तो बेटा इसको अगर मैं बोलूं कि व्हाट हैपेंस व्हेन इफ आई यूज इन प्लेस ऑफ C2H5Cl, मतलब Br की जगह C2 इन प्लेस ऑफ C2H5Cl आई एम यूजिंग C2H5Cl, तो क्या हुआ? तब भी सेम यही रहेगा, खाली इथीन तो बनेगा, वाटर भी सेम यही रहेगा, KBr की जगह KCl हो जाएगा। कोई परेशानी? ठीक है। इसके बाद हम इसकी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज, मैंने तुम्हें एक चार्ट बना के दिखाया था, मैंने कहा था ये एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं और एल्कीन और एल्काइंस क्या करते हैं? एडिशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन दोनों में कॉमन है, ठीक है, समझ में आया? ऑक्सीडेशन दोनों में कॉमन है। तो अब एल्कीन्स का हम क्या करेंगे? एडिशन रिएक्शन करेंगे, ठीक है। दो है, एक तो है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और दूसरा जो है तुम्हारा हैलोजिनेशन ही है, लेकिन उसमें क्या है? एडिशन होगा, ठीक, सब्स्टिट्यूशन नहीं। ओके, विल कंटिन्यू आफ्टरवर्ड्स। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम लोगों ने जो है लैब प्रिपरेशन कर लिया था, एक जनरल प्रिपरेशन करा था 18 का, और मैं आप लोगों को जल्दी आज सेकंड पार्ट भी जाने मिल जाएगा आप लोगों को, और बहुत जल्दी मैं आप लोगों को पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भेज दूंगा एक आध दिन में, और उसके बाद हम स्टडी ऑफ कंपाउंड्स करेंगे। अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन, ठीक है, हमारे सिलेबस में इथीन ही है, ठीक है। और दो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, एक है एडिशन रिएक्शन, RXL लिखता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, आप लोग मत लिखना, रिएक्शन की पूरी स्पेलिंग यूज लिखना। एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, अभी सबका मतलब बताऊंगा क्या क्या मतलब होता है इन वर्ड्स का, इन टर्म्स का, और एक है हैलोजिनेशन।
ऑक्सीडेशन खाली हमारे पास बर्निंग है और कोई पार्ट नहीं, ठीक है, समझ में आया? ये आप नोट कर लो फटाफट, उसके बाद मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आप लोग वीडियोस को देखते रहें, आप लोगों को फायदा मिलेगा, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ विद द अश्योरेंस ऑफ ऑलमाइटी, मैं आपको दे सकता हूँ, आपको बहुत फायदा मिलेगा। बहुत, मैंने आपको डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन जितना बोर्ड की रिक्वायरमेंट है उतना ही करवा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है आपको, बोर्ड हर समय स्पेसिफिक पढ़ाई करनी होती है आपको। नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी इसको। देखिए, देखो अब हम करेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हम करेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। पहला कौन सा कर रहे हैं? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब इसका मतलब ही आ रहा है कि हाइड्रोजनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कैटालिटिक मींस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है? तो यानी इसका शॉर्ट हम याद कर सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ऑफ अ कैटलिस्ट। स्पेसिफिक कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, ठीक है? और ज्यादातर कौन से कैटलिस्ट यूज करते हैं? निकल या फिर प्लेटिनम, ठीक है? अब देखो मैं कैसे करूंगा। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। इसमें मैं अगर 2 हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल से स्टेबल हो जाएगा ये, यानी अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, ठीक है? और किसकी प्रेजेंस में कर रहा हूं मैं? निकल की प्रेजेंस में या प्लेटिनम की प्रेजेंस में, जो कि कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। कैटलिस्ट का रोल क्या होता है? They don't participate in the reaction, but increases or decreases the rate of reaction. Participate का होता है, participate कैसे कर रहा है? बाहर से कर रहा है, लेकिन it is not coming out as a product, ठीक है? तो क्या बन गया? इथीन से तुम्हारा क्या बन गया? इथेन। यानी इथीन, ये आ सकता है बोर्ड में क्वेश्चन, अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, बताऊंगा भी कि कैसे कैसे पूछ सकते हैं। Conversion of unsaturated compound into saturated compound give chemical reaction। कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्वर्जन ऑफ, ये मत कहना सर प्रोपीन का आ जाए, हम कैसे करेंगे? अरे प्रोपीन का आएगा नहीं, लेकिन हम प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H6, उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड करोगे तो इथेन बन जाएगा, यानी प्रोपेन बन जाएगा, सॉरी प्रोपीन से प्रोपेन बन जाएगा। तो ये अनसैचुरेटेड होता है। जितने भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, ठीक है? और जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है वो क्या है? सैचुरेटेड। तो बोर्ड में आपको कैसे भी पूछ सकते हैं, हर तरीके की क्वेश्चंस के लिए तैयार, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनप्रिडिक्टेबल है। हम जब बोर्ड पेपर्स करेंगे सारा तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि पैटर्न क्या है बोर्ड का, ठीक है? समझ में आ गया? कर लो। स्कूल अपनी बुक्स में तुम देखना, उसको इस तरीके से भी दे रखा है जैसे तुम्हारी इच्छा हो। H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन को मैं सिंगल बॉन्ड H लिख लो, कोई प्रॉब्लम है? एक H इसके पास आ गया, एक H इसके पास आ गया, क्या बन गया ये? CH3 सिंगल बॉन्ड, ये दिख रहा है? तो ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। निकल प्लेटिनम, H2C डबल बॉन्ड CH2 इसलिए क्योंकि लिख सकते हो तुम CH2 डबल बॉन्ड CH2, लेकिन क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है इसलिए हम लोग अवॉइड करो, ठीक है? नोट कर लो इसको जल्दी। हाँ देखो बेटा, यहाँ पे जो टेम्परेचर यूज कर रहे हैं हम 300 डिग्री सेल्सियस, ये और नोट कर लेना, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नोट यूज कर रहे हैं हम लोग। जो भी आपको मेथड इजी लगे दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। हमें तो बस ये है कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है आपका हैलोजनेशन। सेकेंड एडिशन रिएक्शन कौन सी करेंगे हम? हैलोजनेशन, ठीक है? रटना नहीं है, बिल्कुल देखो क्लियर है। और जैसे ही वर्ड हैलोजनेशन आता है इसका मतलब हम हैलोजेंस को ऐड करने वाले हैं, ठीक है? तो दूसरी हम लोग करेंगे हैलोजनेशन। अब देखो तुम्हें मालूम ही है कि हम लोग कौन कौन से हैलोजन यूज करते हैं? मेनली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ तो रिएक्शन ठीक हो जाता है। आयोडीन जब हायर क्लास में जाएंगे वी अवॉइड, ठीक है? क्योंकि डिफिकल्टी से होता है, इसलिए जो है इसको अवॉइड करता है। तो इसमें जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर यूज करते हैं। कंडीशंस ये हैं कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है, ये कंडीशन। दूसरा क्या है, जो इसमें सॉल्वेंट यूज करते हैं
सॉल्वेंट जो कि डिजोल्व करता है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपने बनाया था जब आप कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीथेन का, ठीक है। वो क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड करा था ना, CCl4, इसको टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। तो अब देखो मैं कैसे कैसे करके बताऊंगा। अब ये मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है, इसको क्लोज भी करके बताऊंगा। ये स्ट्रक्चर होता है ना इथीन का, C2H2, ठीक है, CH2, ठीक है। हम लिखते थे हम CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे लिख सकते हैं ना, या H2C डबल बॉन्ड CH2, कैसे भी लिख लो, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं, या फिर H2C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, क्लियर। इसमें मैंने क्लोरीन ऐड करा है। जब अगर क्लोरीन ऐड कराऊंगा तो क्या है, क्लोरीनेशन, ब्रोमीन कराऊंगा तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन कराऊंगा तो आयोडीनेशन, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। इस क्लोरीन में 2 एटम्स हैं क्लोरीन के, ठीक है, मॉलिक्यूल में। एक क्लोरीन ऐसे मैं लिख लूँ उसको Cl सिंगल बॉन्ड Cl, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक क्लोरीन का एटम इससे जाके अटैच हो जाएगा, एक क्लोरीन का एटम किससे जाके अटैच हो जाएगा, इस वाले से, कोई परेशानी है। तो क्या बन जाएगा आपका, अब डबल बॉन्ड था, क्यों था, क्योंकि इनके पास कोई सपोर्टिंग ही नहीं था, तो आपस में इन्होंने शेयरिंग कर ली थी। अब आगे सपोर्ट करने के लिए कार्बन की टेट्रावेलेंट नेचर को फॉर्म करने के लिए, तो क्या हो गया, ये अपने में से डबल बॉन्ड को ब्रेक हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में, ठीक है। रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जब रिक्वायरमेंट होती है, कोई नहीं होता, तब जाके ये आपस में बॉन्डिंग करते हैं। तो क्या लग गया इसके पास, Cl, ये H पहले से लगा हुआ था, यहाँ पे लग गया Cl। क्या नाम हो गया इस कंपाउंड का, 1,2 डैश डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो। और कितने कार्बन है आपके पास, 2 कार्बन है, इथ, और सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, इन। कोई प्रॉब्लम, बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कन्वर्ट इथीन इनटू 1,2 डैश डाइक्लोरो इथेन, या फिर पूछ सकते हैं, गिव द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड व्हेन इथीन अंडरगोस हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और हैलोजिनेशन में तुम कुछ भी दे सकते हो, स्पेसिफिकली पूछते हैं क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। तो यहाँ पे अगर ब्रोमीन ऐड कर देता क्या हो जाता, 1,2 डाई डाई ब्रोमो इथेन। कंडीशन मैंने तो बता दी, रूम टेम्परेचर है इसको, हैशटैग, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, हैशटैग CCl4 चलो, आपने अभी ये नोट कर लिए। तो ध्यान रखना, इसके हमारे सिलेबस में फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, यूजेस हैं। यूजेस आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च जो बनती है, आप देखोगे उसका क्या यूज है। और दूसरा, ये जो टेस्ट करवाया था मैंने अभी हैलोजिनेशन का, ये टेस्ट है, ये जो केमिकल रिएक्शन है, इट इज यूज्ड टू टेस्ट अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन का मतलब होता है कि अगर ये जो इथीन है ब्रोमीन के साथ जब रिएक्ट करती है, ब्रोमीन का कलर क्या होता है, ब्राउन कलर होता है। कैसा होता है, ब्रोमीन का कलर ब्राउन होता है। तो ये जब कंबाइन करता है हैलोजिनेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो ये बनाता है C2H4Br2, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन फिर नेमिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कलरलेस हो जाता है, क्या हो जाता है ये, यानी हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है कि नहीं है। तो ठीक है, तो दिस इज द केमिकल रिएक्शन यूज्ड टू टेस्ट अनसैचुरेशन, ठीक है। एंड द ब्राउन कलर डिसअपियर्स, दैट इज अ ब्रोमीन, एंड इट चेंजेस इनटू कलरलेस, या ब्राउन कलर डिसअपियर्स। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। हो गया बेटा, नोट कर लिया। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, जल्दी नोट करें, फटाफट आप लोग भी नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं इथाइन, ठीक है। लैब प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। ये कंपाउंड का नाम क्या है अगर मैं पूछूं तो, 1,2 डैश डाइब्रोमो इथेन, ठीक है ना। डाइब्रोमो 2 ब्रोमीन है और 2 कार्बन है, तो इथ, और सिंगल बॉन्ड से कन्वर्ट हो गया है, डबल से सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया था, तो एन लग जाएगा ये। अब आ गया नेक्स्ट, इस कंपाउंड इज इथाइन, ठीक है। यानी प्रिपरेशन, लैब प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, और एल्काइन में हमारा एक ही सिलेबस में है, वो है क्या है, इथाइन,
ठीक है बेटा, समझ में आया? इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H2, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम कैसे दिखा सकते हैं? SC ट्रिपल बॉन्ड CH या फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हम इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि फिर बॉन्डिंग नहीं दिख रही है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। लिख लेते हैं, जल्दी में हम लिख सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन अवॉइड करना है, ठीक है। अब लैब प्रिपरेशन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, ढंग से देखना है इसको। कैल्शियम दो तरीके से बताऊंगा, जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लेना। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2, और हम इसको वार्म वाटर के साथ जो है डिसॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। और तुम्हें बनाना क्या है? C2H2 बनाना है, ये तुम्हें मालूम ही है, ठीक। अब C2H2 बन गया तुम्हारा, बचा क्या? O बचा हुआ है और H भी होगा यूज, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? CaOH होल ट्वाइस, यानी कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज करें हमने? 2। हो गया, बन गया। या फिर हम ऐसे बना सकते थे इसको, कैल्शियम कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, तो ट्रिपल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड कैल्शियम के साथ। वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल 2 है, तो मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ HOH, एनी प्रॉब्लम? ये आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे? बन गया वही स्ट्रक्चर, Sc ट्रिपल बॉन्ड CH या C2H2, ठीक है। तो ये भी एक आसान तरीका याद करने का, C2H2 प्लस CaOH होल ट्वाइस, 2 OH है तो होल ट्वाइस Ca के साथ कंबाइन। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नोट करा, ठीक है बेटा। ये कोल्ड वाटर है, वार्म वाटर नहीं है, कोल्ड वाटर है। दूसरा एक चीज का ध्यान रखना, इसके अंदर इम्प्योरिटीज भी आती है जब ये रिएक्शन होता है, ठीक है, तो उसको नोट कर लो, कहीं पे लिख लो। इम्प्योरिटीज सच एज, लिख लो, इम्प्योरिटीज सच एज फॉस्फीन, कॉमा हाइड्रोजन सल्फाइड, फॉस्फीन कॉमा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S, कॉमा आर्सीन, ARSINE, and ammonia are dissolved in cold water, but phosphine cannot be dissolved, therefore potassium dichromate is used to dissolve phosphine. Therefore potassium dichromate is used, K2Cr2O7 is used to dissolve phosphine. डिजोल्व का मतलब रिमूव कर रहे हैं, पानी ने क्या क्या हटा दिया? आर्सिन को हटा दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड को हटा दिया, अमोनिया को हटा दिया, वाटर जो हम डिजोल्व किया, लेकिन फॉस्फीन नहीं डिजोल्व हो पा रहा था, तो हमने क्या किया? पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर लिया। अब कलेक्शन क्या है? सारे हाइड्रोकार्बन्स का कलेक्शन कैसे होगा? बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, चाहे वो मीथेन हो, चाहे इथेन हो, चाहे इथीन हो, चाहे इथाइन हो, सबका कलेक्शन डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से है, ठीक है, समझना है। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि पूछ आ सकता है बोर्ड में क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट लिखो जनरल प्रिपरेशन। जनरल प्रिपरेशन ये हमने करा हुआ है एथीन में, अभी हमने लैब प्रिपरेशन किया, अब करेंगे हम जनरल प्रिपरेशन। और ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने एथीन के केस में भी किया था। बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, करा था ना एथीन में। बाय डिहाइड्रो का मतलब मैंने क्या बताया था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजनेशन रिमूवल ऑफ हेलोजन। तो बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, समझ में आया? देखो मेरे को, तो हमने क्या ले रहे हैं? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में कोई भी ले सकते हैं, C2H5Br ले लिया क्योंकि हमें इथाइन बनाना है ना, इसलिए 2 कार्बन लिया, मैं CH3Br नहीं लिया मैंने, ठीक है, ध्यान रखना। C2H5Br प्लस KOH जो कि क्या है? अल्कोहलिक है, ठीक है, और बॉइल किया हमने इसको, ठीक है बेटा। K ने Br को हटा दिया,
KBr बन गया, डिहाइड्रोजनेशन हो गया, ठीक है, रिमूवल ऑफ हैलोजन। डिहाइड्रो यानी एक हाइड्रोजन हटेगा तो एक H इसके OH के संग कंबाइन कर जाएगा, ठीक है, समझ में आया? तो क्या बना आपका प्लस H2O। अब आपके पास क्या बचा, C2H4 बचा हुआ है, तो क्या करेंगे हम, हमें क्या बनाना है यहाँ पे C2H2। अब बैलेंस कर लोगे आप उसको, बैलेंस करो फटाफट जल्दी से, क्या बनेगा C2H5 यानी C2H4Br2 कर लेगा बेटा इसको, तब तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो C2H4Br2 में क्या हो गया, 2 KBr, यहाँ पे बैलेंस करोगे 2 KOH 2 KBr और 2 H2O, जब देखो कितना हो गया, हाँ हट गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। हमने क्या लिया, C2H4Br2 लिया, उसमें क्या लिया था हमने, C2H5Br लिया था, ये 3 में, मेरी बात समझ रहे हो ना? C2H5Br क्यों लिया था, क्योंकि भाई हमें C2H4 बनाना था, इसमें ऑलरेडी हमें क्या बनाना है, C2H2 बनाना है, तो हमें हाइड्रोजन कम लेने हैं, तो C2H4Br2 लेना पड़ेगा। तो V2 KBr बन गया तुम्हारा, 2 हाइड्रोजन इधर से हटे और 2 हाइड्रोजन ये थे, 2 O थे, तो क्या बन गया 2H2O, तो C2H2 बन गया। इसको मैं एक तरीके से और दिखा रहा हूँ, देखो कैसे कर रहा हूँ मैं C2H2 को, मैं लिखूँ इसको ऐसे CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड तो हो नहीं सकता, एक हाइड्रोजन Br, डबल बॉन्ड होगा, तो ये है ना, तभी तो सेटिस्फाई होगा ये, 2 तो ये हो गई बैलेंसिंग, 3 और 4 तो सॉरी CH2Br, ठीक है, ठीक है, प्लस KOH, कितनी बार लिया हुआ मैंने KOH, 2 बार ले लो। अब ये K और इसके Br के संग कंबाइन करके KBr बन गए, ठीक है। एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका कंबाइन करके OH के संग क्या बना देगा, वाटर। तो कितने हटे तुम्हारे, 2 KBr हट गया, 2 H2O हट गया, और ये क्या बन गया तुम्हारा C2, ठीक है। जो तुम्हें ठीक लगे उस मेथड से तुम कर सकते हो। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 1,2 बताया था ना बेटा, थोड़ी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तुम लोग, डायब्रोमो इथेन बना क्या हमारे पास, इथाइन, ठीक है, समझ में आया? ये टेस्ट, ये देखो ये क्या है, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हो रहा है कंपाउंड, लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये वो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, नोट कर लो। देखो बेटा, हमने ये हो गया तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, क्या करेंगे नेक्स्ट, हम सॉरी प्रिपरेशन किया था हमने, अब क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन। ये बिल्कुल इथीन की तरह ही है, बस एक स्टेप हमें ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, पहले हमें ट्रिपल को डबल में चेंज करेंगे और डबल को किस में चेंज करेंगे, सिंगल में। वो क्या था, वो डबल था और डबल से डायरेक्टली वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो रहा था, ठीक है। इसमें भी वही है, इसमें भी क्या है, 2 ही केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन, ठीक है। इसमें भी 2 ही है, एक है आपकी एडिशन, एडिशन में 2 है, एक है कैटालिटिक, दूसरा हाइड्रोजनेशन, और तीसरी क्या है, दूसरी क्या है तुम्हारी हैलोजनेशन, ठीक है, समझ में आया? और दूसरा क्या है तुम्हारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मैंने तुम्हें बता ही चुका हूं, पहले भी बता दिया था। क्या बताया था, कोई भी हाइड्रोकार्बन प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जब बर्न करता है तब प्रोडक्ट क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ठीक है। चाहे वो इथेन हो, चाहे इथीन हो, चाहे इथाइन हो, बनेगा CO2 प्लस H2O, बैलेंसिंग अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो उसको ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, C2H2 है ना, पहले हम पहली वाली कर रहे हैं। C2H2 में हाइड्रोजन ऐड किया
किसकी प्रेजेंस में करते हैं, बताया था कंडीशन, निकल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, ये भी यूज कर सकते हैं, पीडी पैलेडियम बोलते हैं उसको। टेम्परेचर कितना लेंगे, 300 डिग्री सेल्सियस। क्या बनेगा पहले बताओ, C2H2 से क्या बन जाएगा, C2H4, और हमें तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में करना है, तो इथाइन से क्या बना तुम्हारा, इथीन बना बेटा। फिर तुमने हाइड्रोजन ऐड किया, इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, एक ही लाइन में करके दिखाते हैं। फिर वही कैटलिस्ट यूज करोगे, निकल यूज कर लेते हैं, ठीक है, प्लेटिनम पैलेडियम कोई भी तीनों यूज में से एक को यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर क्या होगा, 300 डिग्री सेल्सियस रहेगा। क्या बन जाएगा ये, C2H6, यानी क्या बन गया ये, इथेन। एक और तरीका है इसको करने का, अगर तुम ओपन देखना चाहते हो तो क्या होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन इधर आया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, क्या हो गया कन्वर्ट, ये कंडीशन वही रहेगी सेम। क्या होगा, H2C CH2 डबल बॉन्ड CH2, कोई परेशानी। फिर इसके साथ हम और क्या ऐड करते हैं, फिर से हाइड्रोजन ऐड करते हैं, यानी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, वही कंडीशन है, निकल है और टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है। क्या हो जाएगा ये, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मैंने इसको कंबाइन करके दिखा दिया था, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, नोट कर लो कुछ फटाफट। अच्छा ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका। यूजेस इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है इनके। अब जितने भी कंपाउंड्स आएंगे, चाहे वो इथाइन हो, चाहे इथीन हो, चाहे आपका अल्कोहल हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो, इनके यूजेस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इवन फिजिकल प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, जो होगी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक टर्म आता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, उसकी डेफिनेशन आ जाती है। अब यूजेस में क्या है, ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च बनती है, यानी ऑक्सीजन और एसिटाइलिन, इसको इथाइन का कॉमन नेम क्या होता है, एसिटाइलिन, लिख लो कहीं पे, इथाइन कॉमनली नोन है एसिटाइलिन, क्या बोलते हैं इसको, एसिटाइलिन। तो होता क्या है कि जब ऑक्सीजन और एसिटाइलिन का कॉम्बिनेशन बनता है, मैं समझा देता हूँ, याद ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, यूजेस को समझ जाओ, ठीक है। आ जाते हैं एग्जाम में। तो ऑक्सीजन और एसिटाइलिन का जो कॉम्बिनेशन बनता है, ऑक्सीजन प्लस इथाइन यानी एसिटाइलिन का जो कॉम्बिनेशन बनता है, वो इतना हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस कर देता है, 3500 डिग्री सेल्सियस, कि वो यूज किया जाता है फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। वेल्ड भी करने का काम भी आता है, और प्लस कटिंग ऑफ मेटल्स, काटने के काम भी आता है। देखा होगा तुमने गोल्ड आयरन स्मिथ को, ठीक है, वेल्डर्स को देखा होगा, जो तो वैसे लगा के रखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट देखेंगे ना तो उससे आंखें भी खराब हो जाती हैं। एक आर्टिफिशियल राइपनिंग करी जाती है, ठीक है, जो फल नहीं पक रहे हैं, मतलब जो अपने मौसम के अंदर, तभी कहते हैं ना, जो पेड़ का गिरा हुआ फल है वो खाना चाहिए, यानी हम लोग तो सब आर्टिफिशियल राइपन फूड खा रहे हैं। पहले क्या होता था, आम मिलते थे गर्मियों में, तरबूजा, वाटर लेमन और मस्क मेलन, लेमन कह रहा हूँ मैं, वाटर मेलन और मस्क मेलन दोनों जो है कब मिलते थे, गर्मियों में, समर्स में, और हम कहाँ देख रहे हैं, विंटर्स में भी मिल रहे हैं। वेजिटेबल्स देख लो, पूरे 12, क्या है, सब स्टोरेज है, हम स्टोर्ड फूड खा रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। ये सब क्या है, केला देखो आर्टिफिशियल राइपन, ठीक है, वो देखो मैंगो देखो आर्टिफिशियल राइपन, ठीक है ना। तो ये सारा किसके काम में आता है, आर्टिफिशियल राइपनिंग के भी काम में आता है, तो उसको नोट याद रखना, ठीक है, अच्छी तरीके से। मैंने तो बता दिया कि जिससे तुम रटना ना पड़े, ऑक्सी एसिटाइलिन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट आ गए हम लोग अल्कोहल पे, और हमारे सिलेबस में खाली एक ही अल्कोहल है, वो है इथेनॉल, ठीक है। उसका हम लैब प्रिपरेशन करेंगे। इथेनॉल हमारे सिलेबस में है, अल्कोहल, और अल्कोहल में खाली इथेनॉल ही हमारे सिलेबस में है। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है ना, समझ में आया, क्लियर। और लिख लो उसको अच्छे तरीके से।
इसमें भी देखो ध्यान रखना, जो मैंने पिछला कराया था ना उसमें भी अनसैचुरेटेड टेस्ट होता है, इसका ब्रोमीन कैसे हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब लिखो लैब प्रिपरेशन अल्कोहल में बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। क्या लिखोगे? बाय, एक ही है बस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स का आईयूपीएसी नेम कैसे बोलते हैं? हेलो एल्केन्स। ठीक है, पहले एल्काइल हैलाइड्स को हेलो एल्केन्स बोलते हैं आईयूपीएसी में, हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो मैं देखो C2H5Br ले लिया मैंने, प्लस NaOH ले लूं। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो C2H5 है ना, देखो बेटा, इसके NaOH के OH के संग कंबाइन कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका? C2H5OH बन गया। और क्या बन गया? Na और Br का संग कंबाइन करके क्या बना लेगा? और यहाँ पे अगर मैं NaOH की जगह KOH ले लेता तो KBr बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लो फिर आओ जल्दी। बस एक चीज नोट कर लेना, बॉईल करते हैं इसको। ठीक है, और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका हो गया। ओके बेटा, तो अब ये तो हो गया तुम्हारा। अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, और इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं। जब मैं कोई बात बहुत स्ट्रेस देके बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी बताऊंगा कौन कौन से यूजेस इंपॉर्टेंट है। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी कर रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल में किसकी कर रहे हैं? इथेनॉल की। ठीक है, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है आपकी, नंबर 1 है कंबशन। क्या है? कंबशन का मतलब होता है बर्निंग। ठीक है, अब देखो बेटा, इथेनॉल जब बर्न करते हैं इसको सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, तो प्रोडक्ट इसका भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। नोट कर लो बेटा, अल्कोहल को जब हम बर्न करते हैं तो इसका प्रोडक्ट भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर आता है। अब जब भी मैं इथीन इथाइन बोलता हूँ ना, तो गैसेज हैं, ये गैसेज पास हो रही है, वो मत को सोचना है लिक्विड है, गैसेज हैं। C1 से लेकर C4 तक गैसेज है, C5 से C17 लिक्विड्स है, C17 ऑनवर्ड सॉलिड्स है। अब यहाँ पे कितना हम बैलेंस करें बताओ? 2CO2 3H2 हो गया। हाइड्रोजन तो बैलेंस है, कार्बन 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन कितने हैं तो हमारे पास? यहाँ पे कितने हैं? 3 है, और यहाँ पे कितना है? 2 to the 4 3 7 है। क्या किया जाए? यहाँ पे 3 लगा दें, 3 to the 6 और 7। ठीक है, हो गया बैलेंस। अब नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन। क्या है ये? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल टर्म्स में, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीडेशन हम लोग यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर केमिनोफ्लोर, पोटेशियम परमैंगनेट। लेकिन हम इसको पूरा शो नहीं करेंगे। कैसे शो करेंगे? वो खाली इसका नेसेंट ऑक्सीजन शो करेंगे। यानी ये अगर ये इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, यानी सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। भाई नेसेंट ऑक्सीजन किसको डिनोट कर रहा है? किस चीज को डिनोट करता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, जनरल फॉर्मूला याद रखना। अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो चेंज होता है वो एल्डिहाइड में। नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम रहता है पूरे रिएक्शन में। ठीक है, और एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी मैं लिख लूं उसको एल्केनोइक एसिड में। अल्कोहल ले लो C2H5OH,
इथेनॉल, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है। तो कौन सा है दूर, देखो देख लो पहले, 2 कार्बन है तो कौन सा एल्डिहाइड होता है जिसके 2 कार्बन एटम होता है? इथेनॉल, ठीक है। तो क्या है उसका फॉर्मूला? CH3CHO, यानी एल्डिहाइड। इथेनॉल से क्या बना हमें? इथेनॉल मिला। और कौन सा ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है ना, जिसमें 2 कार्बन एटम होते हैं, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? CH3COOH, ठीक है। जनरल फॉर्मूला जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नोट कर लो फटाफट जल्दी से। डाइक्रोमेट अगर यूज करेंगे तो उसमें ये ध्यान रखना, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिडिफाइड का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड का कॉम्बिनेशन। और केमिनोफोर यूज करोगे तो क्या लिखेंगे? एक्वस केमिनोफोर, यानी वाटर एडेड केमिनोफोर है, ठीक है। ध्यान रखना, इन सब चीजों का ध्यान रखना। अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से एल्केनोइक एसिड। अब मतलब ये तुम्हारे 11th क्लास में भी अगर साइंस लेते हो तुम लोग तो ध्यान रखना, अगर यहाँ में प्रोपेनॉल होगा तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल, और प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉइक एसिड। घबराओ मत, अगर साइंस कोई टफ नहीं होती है चीज, ठीक है। साइंस बिल्कुल टफ नहीं है, साइंस तो इंटरेस्ट है आपका। थर्ड, केमिकल रिएक्शन। इसमें अल्कोहल जो है, मैंने तो बताया था ना, अल्कोहल एसिडिक होता है, पानी से ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल। मैं सॉरी, पानी जो है अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। लेकिन अल्कोहल भी एसिडिक होता है। ये देखो, इसका लिखना, थर्ड पॉइंट लिखना, एसिडिक नेचर। और मैं बताऊंगा क्यों है। ठीक है, देखो अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, और मैं अगर इसके सोडियम के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा C2H5ONA, और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। बैलेंस कर दो। बैलेंस्ड। ये जो रिएक्शन है वो यूज करा जाता है टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग वेदर दिस कंपाउंड इज अल्कोहल और नॉट। अल्कोहल को जैसे ही, सोडियम को जैसे ही अल्कोहल के अंदर डालोगे तो टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, यानी एफेवेसेंस होती है, ये टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, ये एफेवेसेंस प्रोड्यूस करता है। एफेवेसेंस का मतलब होता है बबल्स आते हैं ऐसे करके ना, गुड़गुड़ाहट सी आती है, तो एफेवेसेंस बोलते हैं। थोड़ा हुआ तुमने effervescence, 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 ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट लिखो, फोर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? समझ लो इसको, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर रहे हैं हम लोग? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? जल्दी बताओ, क्या होता है आईयूपीएसी नेम एसिटिक एसिड का? जल्दी बताओ बेटा। इथेनोइक एसिड, ठीक है, समझ में आया? अब देखो, इसमें जो तुम परफ्यूम यूज करते हो, डीओस, परफ्यूम्स, उसमें वो कंपाउंड बन के निकल के आता है, वो उसको बोलते हैं एस्टर, ठीक है। ध्यान रखना, ईस्टर लिख के मत आ जाना एग्जाम। मैंने जब भी 2005 से, जब से मैं बोर्ड करेक्शन कर रहा हूँ, तब से मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने, एक ही सेंटर के बच्चों ने जो है ईस्टर 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 लिख दिया उठा के। ईस्टर नहीं है, ये एस्टर है। ईस्टर एक फेस्टिवल होता है, ठीक है। और ये क्या, किसमें यूज करा जाता है एस्टर? इट इज यूज्ड फॉर गिविंग अरोमा टू द टॉयलेटरी आइटम्स, ठीक है। टॉयलेटरी यानी साबुन में भी यूज करा जाता है, परफ्यूम्स में, डीओस में, इसमें अरोमा आती है अच्छी है। अब देखो बन कैसे रहा है, देखो इधर। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COO C2H5। और इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COH। कंपाउंड बनेगा CH।
CH3COH, इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड, और इथेनॉल बनेगा आपका C2H5OH, बनेगा क्या, रिएक्ट करेगा। इसका H, क्योंकि CH3COH कैसे दो पार्ट से बना हुआ है, एक तो एसिडेट आयन से, एक हाइड्रोजन आयन से। ऐसे इथेनॉल भी दो पार्ट से बना हुआ है, एक तो इथाइल से और एक OH अल्कोहल से। तो इसका H और इसका OH पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन करके क्या दे देंगे, H2O। रिवर्सिबल रिएक्शन लगा दिया मैंने ये। और क्यों दे रहा है H2O, क्योंकि हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, जो कि क्या काम कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल को उसमें से रिमूव कर देता है। ठीक है बेटा, अब क्या बन रहा है तुम्हारे पास कंपाउंड, क्या बन जाएगा, CH3CO C2H5। तभी मैंने एसिटिक एसिड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा। ध्यान रखना, ये तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, वरना तुम उल्टा सीधे लिख के आओगे। तो क्या बना तुम्हारे पास, CH3COO C2H5, यही होता है एस्टर। और इसका कॉमन नेम लिखो, इथाइल एसीटेट, इसका कॉमन नेम है इथाइल एसीटेट, ETHYLACETATE। मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है, इसलिए मैं स्पेलिंग भी बता देता हूँ। ये कॉमन नेम है, ये तुम्हारा एसिटिक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड का मैंने आईपीएसी नेम बताया था अभी, याद कर लो, जरूरत पड़ेगी। फिर मत कहना कि सर ने बताया तो था लेकिन हम तो सो रहे थे, फिजिकली प्रेजेंट थे, मेंटली लॉस्ट थे। आईपीएसी नेम देखो इसका, इथाइल इथेनोएट, यहां पे लिख देता हूं। आईपीएसी नेम क्या है इसका, इथाइल इथेनोएट, ETHANOATE, इथाइल इथेनोएट आईपीएसी नेम है इसका। कर लिया नोट, कल नोट कर लो। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, और ये 100% मतलब एग्जाम्स में पूछा जाता है, होम एग्जामिनेशंस में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा ही आएगा, लेकिन आने के चांसेस ज्यादा हैं। अब लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और जहां वर्ड डिहाइड्रेशन आता है तो मतलब क्या होता है उसका, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रेशन मतलब कहते नहीं डिहाइड्रेशन हो गया मुझको, क्या होता है मतलब हमारे पानी का, वाटर का लॉस हमारी बॉडी में से, तभी ORS देते हैं, पानी पिलाते हैं। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और जब भी वर्ड डिहाइड्रेशन आ जाता है तो कौन सा एसिड यूज होता है, और भी है डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, तो कौन सा होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4। बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से देख लेना। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा था, 5th हुआ ना। अब देखो इसमें, देखो पहले देख लो, उसका नोट करना। इसमें हम लेते हैं इथेनॉल को लेंगे क्योंकि इसके साथ ही रिएक्शन है। अलग अलग कंडीशन है, टेम्परेचर जब मैं 170 डिग्री सेल्सियस यूज कर रहा हूँ, और कंसंट्रेटेड H2SO4 जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, इसको मैंने ज्यादा ले लिया एज कंपेयर टू इसके। अगर मैंने ये लिया 1 लीटर, तो ये मैंने ले लिया 1.2 ml लीटर। ठीक है, या फिर 2 लीटर ले लिया। इससे मैं तो बता रहा हूँ, एक्सेस वाली बात कर रहा हूँ। तो तुम्हारा जो कंपाउंड बनेगा ना, वो बनेगा C2H4 प्लस H2, ये बनेगा। ठीक है, ये हमारा हमने लैब प्रिपरेशन भी किया था, किसका किया था, इथीन का करा था ना, भूल जाते हो। अब अगर मैं ये ज्यादा ले लूं, अल्कोहल ज्यादा ले लूं एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड H2SO4, ये कम अमाउंट में लिया है, ये मैंने एक्सेस में लिया है। देखो 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल था। ठीक है, टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया, 170 से 140 कर दिया, तो तुम्हारा कंपाउंड बनेगा C2H5O, C2H5, वाटर मॉलिक्यूल तो खैर रिमूव होगा ही होगा, इसको हम बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। When temperature is 170 डिग्री सेल्सियस, नेम द कंपाउंड, तब तुम बोलोगे इथीन। When temperature is
और 40 डिग्री सेल्सियस नेम द कंपाउंड, तो तुम क्या बोलोगे? ईथर। व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज इन एक्सेस तब कंपाउंड कौन सा बना? जब इथेनॉल इज इन एक्सेस तब कौन सा कंपाउंड बना? ठीक है, समझ में आ गया? बैलेंस कर सकते हो इसको तो ऊपर वाले को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इसको ये बैलेंस है। क्या देखो 2 कार्बन है, 4 कार्बन, यहाँ पे भी 4 कार्बन, 5 to the 10 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 10 और 12 ऑक्सीजन एक ही है, एक 2, यहाँ पे 2 बैलेंस। ठीक है, नोट कर लो ये। और इसके यूजेस सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होता है, सुपीरियर अल्कोहल क्या है, इसकी डेफिनेशंस याद कर लेना और मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या है, किस तरीके से याद करना है। अभी आप ये नोट कर लो। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बेटा ये बोलना चाह रहा हूँ कि कल हमने करी थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। ठीक है, और लास्ट जो किया था कि भाई जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या होता है, 170 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन जाता है? इथीन बन जाता है, इथेन नहीं इथीन। ठीक है, एन और इन में ही 0 हो जाएगा, ध्यान रखना। और अगर टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो डाइएथाइल ईथर मिलता है। आज यूजेस ऑफ मैंने अल्कोहल की आपसे बोला था और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना 3 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है सुपीरियर अल्कोहल। ठीक है, हमारी बुक में डेफिनेशन दे रखी है, मैं लेकिन बता रहा हूँ। ठीक है, एक बोला था मैंने मिथाइलेटेड स्पिरिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस है। ठीक है, और एक है तुम्हारा डीनेचर्ड अल्कोहल। तो तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों में इथेनॉल है, लेकिन इसमें क्या है, सुपीरियर अल्कोहल में लार्ज अमाउंट ऑफ क्या है, मिथेनॉल है। यानी इसमें क्या है, मिथेनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल है, किसके साथ? इथेनॉल के साथ। और ये यूजेस इसका क्या है कि ये वार्निशेस इनको बनाने के काम में आता है। ठीक, ये मिथाइलेटेड स्पिरिट है, इसमें भी मिथेनॉल है। बुक में तो मैं मिथाइल अल्कोहल लिखा हुआ, मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल एक ही चीज होती है, और इसमें भी इथेनॉल है, इसमें लार्ज अमाउंट में। और इसमें क्या है, बस तुम्हारा 5% है बस। इसमें भी अल्कोहल है, इथेनॉल है, लेकिन इसमें क्या है, तुम्हारा कंपाउंड होता है पिरिडीन प्लस इथेनॉल का कॉम्बिनेशन। दोनों ही अल्कोहल जो है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, कंजम्पशन के लिए फेटल है। फेटल मीन्स टॉक्सिक है। ठीक है, पॉइजनस है, अलाउ नहीं करा जाता है इनको। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, इनका मिक्सचर होता है। या तो पिरिडीन ले लो या फिर कॉपर सल्फेट भी ले सकते हैं हम लोग। तो मैंने तुम्हें उनको ओपन करके बता दिए कि कैसे हमें याद रखना है। ठीक है, कैसे इनको ध्यान रखना है, ये नहीं करना है कि इनको रटना है। और तीनों अल्कोहलों के अंदर अल्कोहल्स क्या है, दे आर नॉट यूज, दो तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, कौन कौन से? मिथाइलेटेड स्पिरिट और डीनेचर्ड अल्कोहल आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। ठीक है, डीनेचर्ड अल्कोहल इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इनको अनडिजायरेबल बना रखा है, यानी इट इज नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। सुपीरियर अल्कोहल का भी ये वार्निशेस के काम में आता है। इसका इलेक्ट अल्कोहल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट अल्कोहल, ILLICT अल्कोहल, इसका दूसरा नाम इलेक्ट अल्कोहल। इसमें बोर्ड में पूछ लेते हैं डेफिनेशंस। ठीक है, और ये पूछ सकते हैं यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आर दे यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? तुम लोग बोलेंगे नो। तीनों ही फेटल है, फेटल, बोथ ऑल थ्री आर डेंजरस फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, नोट कर लो।
ठीक है बेटा, ये आपने नोट कर लिया। और तीनों अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनकी कॉम्बिनेशन याद रखना। तीनों में इथेनॉल है। पहले वाले में इथेनॉल जो है लार्ज अमाउंट में है, दूसरे वाले में खाली 5% है, और तीसरे वाले में pyridine या कॉपर सल्फेट इथेनॉल के साथ कंबाइंड है, ठीक है। तीनों ही इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं, इसीलिए ये बनाए इस तरीके के कि ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। नेक्स्ट आ गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमारे सिलेबस में इसकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और हम क्या पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, खाली हमारे सिलेबस में सेकंड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3SCOH, लेकिन हम फॉर्मिक एसिड से भी पढ़ सकते हैं, इसलिए कोई ऐसी परेशानी नहीं है। देखो सबसे पहला जो है रिएक्शन विद, किसके संग करेंगे हम रिएक्शन विद एसिडिक नेचर दिखाएंगे। इसका क्या दिखाएंगे? एसिडिक नेचर। एसिडिक का क्या होता है, अभी तो मैं एसिड बेसिक सॉल्ट जब मैं कराऊंगा तुम लोगों को तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कैसे एसिडिक नेचर कैसे बेसिक नेचर। मैंने अभी इससे पहले भी अल्कोहल के लिए बोला था C2H5OH + Na एसिडिक नेचर, ठीक है, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो मेटल के संग कंबाइन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एसिड्स कंबाइन करके मेटल के साथ मेटलिक ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, या कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्या बनाते हैं तुम्हारे, क्या बनाते हैं सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, समझ में आए। तो ये सारे एसिडिक नेचर है, मैं एक ही साथ कंबाइन करके करूंगा, ठीक है, बुक में तो अलग अलग दिया हुआ है। एक सबसे मैं पहले बोलूं कि CH3COH, ध्यान रखना एसिड्स कौन से होने चाहिए, डाइल्यूट, ठीक है, प्लस सॉल्ट या फिर एल्कली या फिर मेटल कार्बोनेट से मैं लिख ही देता हूं, तुम्हें रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या फिर बाइकार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट्स, और भी है मेटल सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स, ठीक है, ये देंगे तुम्हें कॉम्बिनेशन में। अगर ये खाली एसिडिक ये सॉल्ट नहीं है, ये सॉरी मेटल है अगर खाली, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी तुमको। और अगर ये है एल्कली या फिर मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट या मेटल सल्फाइड्स या बाइसल्फाइड्स, सल्फाइड्स, अभी सब एसिड बेसिक सॉल्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ जिससे तुम्हें रटना ना पड़े। या फिर बाइसल्फाइड्स, TES है, DES नहीं, ठीक है। जब ये रिएक्ट करते हैं किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ तो जो प्रोडक्ट आता है अगर एल्कली है तो मिलेगा तुम्हें सॉल्ट और वाटर, अगर मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और अगर मेटल सल्फाइड या बाइसल्फाइड है तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अबव एरो दिखाते हैं या फिर हम क्या दिखाते हैं, G लिख सकते हैं, तो दोनों ही गैसेस को क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला है, जब CH3COH NaOH के संग रिएक्ट कर रहा है, ये क्या है, एल्कली है। क्या है ये, एल्कली है। अभी बताऊंगा क्या होता है एल्कलीज जब एसिड बेसिक सॉल्ट पढ़ाऊंगा। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, सॉल्ट, यानी मैंने तुम्हें बताया था CH3CO एक पार्ट है, एसिटेट आयन, हाइड्रोजन आयन एक पार्ट है, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनके एसिटिक एसिड बनता है। ऐसे सोडियम एक पार्ट है और हाइड्रोक्साइड एक पार्ट है। अब तुम्हें क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव को कंबाइन करना है। H+ और OH- कंबाइन करके क्या बनेगा, वाटर, और ये CH3CO और Na कंबाइन करके क्या बनेगा, इसको और क्या बताया था मैंने, सॉल्ट और वाटर मिलता है जब हम लोग क्या करते हैं, एल्कली के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब अगर मैं किसी बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के संग करा दूं तो तुम लोग जरा कोशिश करो करने की। जैसे मैं कार्बोनेट ले लेता हूं, Na2CO3, क्या बनेगा, सॉल्ट तो वही बनेगा, वाटर बनेगा, और प्लस एडिशनली क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। तो क्या बन रहा है तुम्हारा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे CH3CONa, खाली बैलेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा, प्लस
H2O प्लस CO2, ठीक है, गैस। अब बैलेंसिंग हम कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2CH3CONA और 2CH3COH, ये तुम्हारा बैलेंस हो गया। अगर मैं बाइकार्बोनेट ले लेता, बाइकार्बोनेट्स क्या होता है, मैं सपोज मैं लेता CH3COOH प्लस NaHCO3, बाइकार्बोनेट होते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ध्यान रखना। बाइसल्फाइड्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और बाइसल्फाइड, BI बाय, ठीक है, मैंने लिखा है BI बाय, ठीक है, बाइकार्बोनेट BI बाय, BY बाय मत लिख देना, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या बनेगा, कंपाउंड वही बनेगा सेम, सॉल्ट CH3CONA, इसको सोडियम एसिटेट बोलते हैं, प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सेम बनेगा, खाली हमें बैलेंसिंग करनी है, और ये तुम्हारा ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस है ऑलरेडी। देखो यहाँ पे बैलेंस था पूरा, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कितने कार्बन, 2 और 2 4 और 1 5, 2, ठीक है, 2 और 2 4 और 1 यहाँ पे 5। ये देखो ये बैलेंस है कि नहीं है, जल्दी करो, फटाफट, बैलेंस नहीं है तो फटाफट बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है बेटा। तो ये आपका सारा मैंने दिखा दिया कि और क्यों एसिडिक बोलते हैं इनको, क्यों अल्कोहल को और एसिडिक एसिड को एसिड बोला गया है, तो मैंने तुम्हें बता दिया। इन केस अगर आपके पास रिएक्शन आ जाए, ये एसिड नेचर में बता रहा हूँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ आ जाए तो क्या बनाओगे तुम, बताओ जल्दी बताओ, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, क्योंकि मैंने बताया ना जो एल्कलीज हैं, जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, वो क्या बनाते हैं, खाली सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, देखो तुम्हें आज तरीके, CH3COH हो गया और प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, क्या बनेगा, ये पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो यानी वाटर बन गया, H प्लस और H माइनस बचा गया तुम्हारा, ये तो कैसे लिखोगे इसको, CH3COONH, ठीक है। अगर कैल्शियम एसिटेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संग करा देता इसका रिएक्शन में, CH3COOH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, तो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव यानी वाटर बन गया तुम्हारा। नेगेटिव और पॉजिटिव, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है 2, क्योंकि ऑपोजिट देखो उसकी 2 है, और वैसे भी +2, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा CH3COO होल ट्वाइस Ca, क्योंकि जो तुम्हें मालूम है कैसे हम फॉर्मूला बनाते हैं, CH3CO नेगेटिव है, -1 है, और Ca क्या है, +2 है, ठीक है, 1 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये होल ट्वाइस आ जाएगा, ठीक है, समझ आया, क्लियर। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज में ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बता देता हूँ। ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता क्या है, एसिटिक एसिड को जब हम ठंडा करते हैं, ठीक है, यानी कौन से एसिटिक एसिड को, एनहाइड्रस, यानी इसमें वाटर नहीं है, एनहाइड्रस एसिटिक एसिड को जब हम ठंडा करते हैं, ऐसे मैं याद करना सिखा रहा हूँ आपको, बिलो 16.5 डिग्री सेल्सियस, यानी लेस देन 16.5 डिग्री सेल्सियस, तो ये स्नो लाइक मास बन जाता है, ठीक है, बर्फ की तरह लगता है, स्नो लाइक मास, व्हाइट कलर का, और इसी को हम बोलते हैं ग्लेशियल। ग्लेशियल वर्ड आ रहा है ग्लेशियर से, ग्लेशियल जो वर्ड आया है ना, ये किसको वो कर रहा है, ऐसे याद रखना, ग्लेशियर। और ग्लेशियर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं ग्लेशियर, व्हाइट आइस, ठीक है, ध्यान रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन है तुम्हारा एस्टरिफिकेशन, वो हम कर चुके हैं, करा था ना, एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल, तो दोनों में एक ही रिएक्शन सेम यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया, ठीक है, आप उसको नोट कर लो, उसके बाद मैं 1-2 टिप्स और दूंगा, उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है, चलो नोट कर लो।
देखो बेटा, मैंने ग्लेशियल एसिटिक एसिड आपको बता दिया, पूरा नाम है इसका ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है, ध्यान रखना, एसिटेट नहीं है, एसिटिक एसिड, ठीक। अब ये है एक टेस्ट आता है जो कि हमने कभी कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। टेस्ट क्या है? टेस्ट का मतलब होता है कि कोई चीज को तुम कंफर्म कर रहे हो कि हाँ यही चीज है। मैं कहूँ कि ये वाटर है, तुम कहोगे सर कैसे है वाटर, तो हम टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट कैसे करेंगे? वाटर अगर न्यूट्रल होगा, अगर एसिडिक नहीं है, बेसिक नहीं है, तो हम अगर लिटमस के साथ टेस्ट करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है लिटमस जो होता है ब्लू टू रेड जब कर रहा है तो एसिडिक है, और रेड टू ब्लू कर रहा है वो क्या है? बेसिक या अल्कलाइन है, ठीक है ना। अब समझो मेरी बात को बेटा अच्छे से। एस्टरिफिकेशन जो है एक टेस्ट है। एस्टरिफिकेशन तो मैं मालूम है, बताया था, क्या बताया था? एसिटिक एसिड, ठीक है, टेस्ट टू आइडेंटिफाई, ठीक है, दैट इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस इथेनॉल। लिखने का तरीका ये है, पहले एसिटिक एसिड पहले लिखते हैं क्योंकि इथाइल एसिटेट बनता है, नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, ये तुम्हारा नेगेटिव और ये तुम्हारा, हम मान सकते हैं इसको C2H5 को न्यूट्रल, ठीक है। इसके संग हमने कर दिया पॉजिटिव मान लिया हमने, चलो ठीक है। रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं क्योंकि ये वाटर को रिमूव कर देता है, कंट्रोल करता है रिएक्शन को, या फिर हम ड्राई HCl गैस भी यूज कर सकते हैं, ये पानी को हटा देता है। क्या बनेगा तुम्हारा? वाटर, और एक कंपाउंड बनेगा CH3COOC2H5 जिसको हम बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। ये कैसा कंपाउंड होता है? फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड। स्मेलिंग बहुत अच्छी इसकी टेस्ट आती है, ठीक है। ये फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड, फ्रूट के तरह इसकी स्मेल है, तभी ये डिओड्रेंट्स में, और कल मैंने बताया था कि टॉयलेट फ्रीज में भी यूज किया जाता है, ठीक है। डिओड्रेंट्स हो गया, परफ्यूम्स हो गया। ये तो एक टेस्ट है, ठीक है। जैसे हम इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो मालूम पड़ सकता है कि इसका टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड या टेस्ट फॉर इथेनॉल, ठीक है। एक अलग टेस्ट है खाली कार्बोक्सिलिक एसिड का, एसिटिक एसिड लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ले लो। अभी तुम्हें इतना डीप में नहीं जाना है कि न्यूट्रल क्या है, ये सब अल्कलाइन क्या है। अभी वाइन रेड कलर आएगा। कैसा कलर आएगा? वाइन रेड कलर। तो समझ जाना कि एसिटिक एसिड जो है प्रेजेंट है। पूछ सकते हैं कंपाउंड A when reacts with neutral ferric chloride solution, wine red color is observed, name the compound. या फिर when acetic acid reacts with ferric chloride solution neutral, give your observation. तो क्या लिखोगे? wine red color is okay, ठीक है। ध्यान रखना, तो अलग अलग तरीके से आ सकता है ऑब्जर्वेशन फॉर्म में। रिएक्शन नहीं आएगा, क्या आएगा? ऑब्जर्वेशन। नो रिएक्शन, इसका रिएक्शन नहीं है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन नहीं आएगा इसका, गिव केमिकल रिएक्शन। इसका आएगा केमिकल रिएक्शन और ऑब्जर्वेशन भी आ सकता है, ठीक है। प्लस ऑब्जर्वेशन क्या है? फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक है। तो मैं नोट कर लो उसको जल्दी से, और आप लोग भी नोट कर लें। और ये चैप्टर खत्म हो गया है, बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लाइट करने के लिए, क्योंकि हमने अभी तक अच्छे जो बोर्ड के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो खत्म कर दिए, मेट्रोलॉजी खत्म कर दी, इलेक्ट्रोलिसिस खत्म कर दिया, मोल कॉन्सेप्ट कर दिया अपने तरफ से। मैं कह रहा हूँ बाकी तुमने करा कि नहीं करा वो तुम जानते हो, या ईश्वर जानता है, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4 चैप्टर हो गए, ठीक है। सभी के लिए बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है कि ये वीडियोस तुम लोग देखोगे और फायदा होगा बोर्ड, और तुम देखोगे एकदम जब एग्जाम्स आने वाले होंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा 5-5, 10-10, 15-15 मिनट देख लिया करो उसको। जैसे मूवी देखते हैं ना नेटफ्लिक्स पे, उसको देखते हो कि आज इतनी देख ली, फिर आगे देख ली, एक्साइटमेंट होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसको भी देख लो, पार्ट 1, पार्ट 2 एक्साइटमेंट, और उसके बाद तो फिर तुम्हारी छुट्टियां हैं, एग्जाम्स के बाद रिलैक्स करना, फिर उसके बाद फिर पढ़ाई करना अपने। और मैंने तुम लोगों से बोलता हूँ अपने को जरूर रिजुविनेट करो, ऐसा ना हो कि फिजिकली तो प्रेजेंट हो, मेंटली लॉस्ट हो, ठीक है, ठीक है। जैसे पानी हम पी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पानी फिर हम ऐसे करके, पानी तो तुम्हारा ऐसे ही पियोगे ना, है ना, ठीक है, ध्यान रखना। चलो ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। और नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा यूज करेंगे? पीरियोडिक टेबल हम लोग यूज नहीं करेंगे, मेरा भी हो गया। हम लोग क्या करेंगे? पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके बाय। ओके, सो वी आर देयर फॉर द लास्ट टॉपिक ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। लास्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और क्यों हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, क्या रीजन था, क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हमने IUPAC पढ़ा, हमने जो है
डिफरेंट कंपाउंड्स की प्रिपरेशन पढ़ी, जिसमें एल्केन में मीथेन और इथेन की पढ़ी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने करी। ऐसे ही हमने अल्कोहल का करा, कार्बोक्सिलिक एसिड का करा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यूजेस करी हमने, इथीन की करी, इथाइन की करी। अब देखो जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताती है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एलिमेंट, कौन सा है? कार्बन। क्यों है कार्बन? क्योंकि कार्बन जो है यूनिक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यूनिकनेस उसकी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? शोज द टेट्रावैलेंट नेचर। ठीक है, जल्दी बताऊंगा मैं, तुम लोग ध्यान दो। टेट्रावैलेंट का मतलब होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, यानी कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये टेट्रावैलेंट है, यानी 4 इसकी वैलेंसी है। सेकंड क्या है इसकी प्रॉपर्टी? है कैटेनेशन। कैटेनेशन की डेफिनेशन मैं बता देता हूँ, तुम लोग याद कर लेना किसी भी बुक से। द प्रॉपर्टी ऑफ interlinking with each other, the property of an element with interlinking with each other means एक ही एलिमेंट होना चाहिए, यानी कार्बन 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 एक लॉन्ग चेन कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, और इसी वजह से कैटिनेशन की वजह से हमने जब हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था बकमिंस्टर फ्लोरीन और बकी बॉल। बकी बॉल जो है 60 कार्बन एटम्स कंबाइन करके केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बकी बॉल या बकमिंस्टर फ्लोरीन, यानी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये क्या बनाता है? कैटेनेशन। तो फटाफट इसको 2 को नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं थर्ड और फोर्थ का बताता हूँ। चलिए नोट करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। इट इज यूनिक बिकॉज it shows many properties that give the weightage to carbon as compared to other elements। अब देखिए मेरे ये कैसे बना रखा बच्चों ने, अवतार JDN। ये देखिए आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर ध्यान दीजिएगा बेटा। इस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन होती है द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब मैं आपको 2 आइसोमर्स दिखाऊंगा, ठीक है। उनसे पहले मैं आपको बताता हूँ कितने तरीके के आइसोमेरिज्म होते हैं हमारे लिए। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, हमारे लिए इतने काफी हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है ज्योमेट्रिकल। जैसे ज्योमेट्रिकल वर्ड आता है इसका मतलब कोई ना कोई शेप से रिलेटेड बात है। स्ट्रक्चरल में तुम्हारे अभी सिलेबस में खाली चेन और पोजीशन है। और ज्योमेट्रिकल 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। फटाफट से नोट कर लो इसको, चलिए। आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मतलब ये समझो कि अभी मैं यहाँ पर हूँ और जो तुम लोग उस तरफ हो, तुम इधर आ जाओ, मैं उधर चले जाऊँ, तो अरेंजमेंट हो गया डिफरेंट, लेकिन हमने ना कोई ऐड किया है ना कोई हमने क्या करा है, डिलीट किया है। कुछ भी ऐड और डिलीट नहीं है, खाली क्या है हमने पोजीशंस को अलग अलग कर दिया। अब देखो आइसोमेरिज्म में हम सबसे पहले करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसमें चेन और पोजीशन करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने के चांसेस भी हैं। तो सबसे पहले हम चेन का देखेंगे और इसमें हम देखेंगे एल्केन्स का, यानी ब्यूटेन का देखते हैं, C4H10। तुम कहोगे सर ब्यूटेन का क्यों देख रहे हैं, हम प्रोपेन का क्यों नहीं देख सकते?
क्योंकि प्रोपेन के आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, वो मैं बताऊंगा। ब्यूटेन का ये फॉर्मूला होता है, इसको अरेंज करो पहले, सिंगल 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 कार्बन ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 3 की, यहाँ पे 2 की, यहाँ पे 2 की और यहाँ पे 3 की, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं H नहीं लिख रहा, ये सिंगल समझ लेना, यहाँ पे चल लिख देता हूँ तुम्हारे उसके लिए, जिसे तुम काउंट कर सको। ये H H H H H H, ठीक है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं? 10। इसको मैं दूसरे तरीके से अरेंज करके देखूं। 3 कार्बन एटम मैंने ऐसे अरेंज कर दिए, 1 कार्बन एटम को मैंने ऐसे कर दिया। एनी प्रॉब्लम? अब जितने रिक्वायरमेंट थी हाइड्रोजन की वो मैं इधर लगाता जाऊंगा। कितने हाइड्रोजन लग हो गए तुम्हारे टोटल? 3 3 6 and 1 7 and 8 and 9 और 10, ठीक है। और कोई तरीका हो सकता है? और किसी तरीके से कर सकते हैं ब्यूटेन को अरेंज? बताओ। यही 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स थे। तो ब्यूटेन के कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं? 2। बोर्ड में पूछा जाता है, पूछते हैं कि गिव द, मैंने क्यों लेट कर बाद में कराया इसको, रीजन था। जो स्ट्रेट चेन वाले होते हैं, कॉमन नेम में इनको हम बोलते हैं एन, और जो भी कंपाउंड का नाम होगा ब्यूटेन। ब्रांच चेन वालों को क्या बोलते हैं? आइसो ब्यूटेन। यही तो कंफ्यूजन था, एन ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या बना? IUPAC बना था, ठीक है। अब तुम अपना IUPAC वाला बताओ, इसका क्या नाम होना चाहिए? 1 2 3 4 नेमिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा? खाली ब्यूटेन, या IUPAC नेमिंग हो गई। इसका क्या बनेगा? प्रॉप क्यों बनेगा? ये तो चेन हो गई तुम्हारी, CH3। कॉम्पैक्ट करो ना इसको, मैंने बताया था ना, इसको कॉम्पैक्ट कर दो। कैसे करेंगे? CH3, C के पास कितने थे? 3 थे, तो CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और इसके साइड में क्या लगी हुई है? ब्रांच, ठीक है। समझ में आया? तो ये तो एक स्ट्रेट चेन हो गई। क्या तुम लोग क्यों ऐसे कर रहे हो जैसे पहली बार कर रहे हो? मालूम नहीं है तुम्हें कैसे करना है इसको? हाँ, तो बताओ। 1 2 3 क्या हो जाएगा? ये 2' मिथाइल, और उसके बाद आएगा 3 कार्बन एटम है चेन में, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड से बना हुआ, तो एन। हो गया डिफरेंस नाम में? हो गया डिफरेंस नाम में? तो ध्यान रखना इस बात का कि इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एन ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन को IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है एस्टैब्लिश बनी, ठीक है ना? समझ में आया? तुम्हें कराएंगे, ठीक है। ध्यान से आ गया था हमने, नोट करो फटाफट जल्दी से। है आइसोमेरिज्म की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। और ये मैंने बता दिया। देखो जो एल्केन्स होते हैं ना, एल्केन्स, ध्यान रखना, कहीं लिख लो, एल्केन्स शोज मेनली चेन आइसोमेरिज्म, यानी शोज मतलब एग्जिबिट्स ओनली चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। और हमारे सिलेबस में खाली 2 ही कंपाउंड्स हैं एल्केन्स में, एक ब्यूटेन और एक पेंटेन। एल्केन्स शोज ओनली चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट लिखो यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल, किसका? चेन आइसोमेरिज्म का हम करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे चेन आइसोमेरिज्म का, वो है पेंटेन। ओके, JDN मतलब जॉन डेविड नंदा, और चैनल का नाम क्या है? डेविड्स फ्यूजन। आजकल मैं ट्रैवल ब्लॉगर भी बन गया, ट्रैवल भी करता हूँ, डेविड्स फ्यूजन क्लासेस। अभी देखो धीमे धीमे कितने हो गए सब्सक्राइबर्स? 100 हो गए। कितने व्यूज हो गए? 1 पॉइंट नहीं 2 देखा नहीं, व्यूज तो 2000 करीब हो चुके हैं। धीमे धीमे चल रहा है, कछुए की चाल। रिलीज जीती है एकदम पहले देखो सर। हाँ तो अब देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल तुम्हें
बताओ C3H8 का जो कि प्रोपेन होता है, इसका अगर पूछा जाए बोर्ड में हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर, तो तुम लिखोगे नो आइसोमर। क्यों? क्योंकि भाई ऐसे अरेंज कर लो और तुम कहोगे सर मैं ब्रांच लगा देते हैं, ये ब्रांच नहीं है, ये स्ट्रेट चेन ही है, ये भी स्ट्रेट चेन है, तो पॉसिबल ही नहीं है कोई आइसोमर। मैं बोलूँ ना 5 लोग उधर है मैं इधर हूँ, या 10 उधर है मैं इधर हूँ, अब 10 इधर आ जाए मैं उधर चले जाऊँ, या 5 इधर आए 6 उधर चले जाए, सोफा सेट इधर से उठ के इधर आ जाए, चेयर उठ के उधर चली जाए, चेयर उठ के मतलब हमें उठाना पड़ेगा, खुद तो उठ के जाएगी, नहीं उठने लगी खुद तो लोग खुद के भाग जाओगे कमरे से। यहाँ पे तो कौन सी एक्टिविटीज बोलते हैं, तो पैरानॉर्मल है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। ठीक है, तो अब हम करेंगे हमारे सिलेबस में जो है नेक्स्ट है पेंटेन। इसको बोलते हैं C5H12, इसका फॉर्मूला होता है, तुम्हें मालूम है कैसे बनाया था तुम लोगों ने पहले। ठीक है, अब देखो पेंटेन को अब मैं H नहीं लगाऊंगा, मैं 3 तरीके से अरेंज कर सकता हूं। ठीक है समृद्धि, एक तो मैंने ऐसे अरेंज कर दी, और हर कार्बन को 4 की जरूरत होती है, या तो वो खुद आप बॉन्ड निकल लेगा आपस में, डबल व ट्रिपल बॉन्ड, 4 टेट्रा बॉन्ड नहीं होते हैं, डबल ट्रिपल और सिंगल 3 होते हैं बस खाली। ठीक है, डबल ट्रिपल जो होता है मल्टीपल बॉन्ड्स कहलाते हैं। 2 3 2 5 और 2 7 2 9 एंड 9 + 3 12। ठीक है, एक अरेंजमेंट मैंने लिखा है। एक अरेंजमेंट मैंने क्या करा, कहीं पे भी एक ब्रांच लगा दी, एक ये दिखा दिया, या तो यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, कहीं भी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, यहाँ पे एनी प्रॉब्लम। अब इस कार्बन को मैंने सेंटर में लिया और चारों तरफ जो है कार्बन एटम्स को लगाया, और यहाँ पे हाइड्रोजन को मैंने लगा दिया। काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन एटम। लिख नहीं रहा हूं मैं, समझ जाओ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ पे कितने हो गए हाइड्रोजन एटम, सेम है ना 4, यानी आपके 5 कार्बन और हाइड्रोजन 12। स्ट्रेट चेन को हम क्या बोलते हैं, एन, और क्या है पेंटेन। ब्रांच चेन को क्या बोलते हैं, आइसोपेंटेन। और जो रिंग चेन आ जाती है इसको हम बोलते हैं, रिंग चेन को हम बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं, ये कॉमन नेम्स हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन कब खत्म हो गया, जब IUPAC नॉमेनक्लेचर बन गया, है ना। मैं बोलूं कि ये एक चीज है, इसको मैं बोलता हूं पेन, तुम बोलते हो कलम, कोई और कुछ बोलता है, कोई और कुछ बोलता है, बात तो हम इसी की कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग नाम से पुकार जा रही है। तो इसका एक स्टैंडर्ड नेम मैं दे दूं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड नेम मैंने दे दिया। जैसे नेचुरल गैसेस को हम क्या बोलते हैं, डैम गैस भी बोलते हैं, मार्शी गैस भी बोलते हैं, लेकिन है क्या वो मीथेन, CH2 है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वी एस्टैब्लिश IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, साइंटिस्ट ने, डिफरेंट साइंटिस्ट ने कहा कि हम इसको स्टैंडर्ड नेम से हम पुकारेंगे। ठीक है, समझ में आया, वाटर स्टैंडर्ड नेम है उसका। ठीक है, तो अब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करके बताओ कितने क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो नॉर्मली हम क्या लिख सकते हैं, पेंटेन लिख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, ये तो स्ट्रेट चेन हो गई, और नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ब्रांच है तो मिथाइल है ना। इसको कॉम्पैक्ट कर देता है ना, ये देखो CH, यहाँ पे भी H, 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 ये भी H, ये भी H, ये भी H, ये भी H। ये H वाली ब्रांच नहीं है, CH3 वाली ब्रांच है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2' मिथाइल ब्यूटेन। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है IUPAC, मेरी वीडियोस में आप देखोगे बहुत क्लियरली मालूम पड़ जाएगा, अच्छे से समझाया है। अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो भी आ जाना उतर के, तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। ठीक है, इसका अनुवाद है इंग्लिश का हिंदी में, हिंदी का उर्दू में नहीं आता है, ना ही संस्कृत में आता है।
अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 2,2 अब ये तो हमारी स्ट्रेट चेन हो गई, हम इसको ले लेते हैं स्ट्रेट चेन, ठीक है। और ये क्या है, आपकी ब्रांचेस है, और सेकंड पोजीशन पे क्या है, 2 ब्रांचेस हैं आपके पास, तो 2,2 डैश डाइमिथाइल, प्रोपेन 3 कार्बन है प्रोपेन, वेरी गुड, ठीक है। अपनी क्लास में मैं अक्सर बोलता हूँ बेटा, फिजिकली तो प्रेजेंट हो और मेंटली लॉस्ट हो, तुम्हारा आत्मा और तुम्हारा दिमाग के अंदर जो आत्मा बाहर कहीं घूम रही है। बच्चे जा रहे होते हैं क्लास के सामने, देख रहे हो, उनको देख लो पहले आराम से, ऐसा ना हो कि तुम इनकी शक्ल भूल जाओ, पढ़ाई तो होती रहेगी, बाहर देखो आराम से, देखो देख लिया, अच्छा अब इधर देखो, ठीक है, समझ में आया। तो आईपीएसी के नाम आने से ही क्या हो गया, डिफरेंस मालूम पड़ गया, ये है पेंटेन हो गया, एन पेंटेन से ये 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा 2' मिथाइल ब्यूटेन हो गया। अरे बात समझ में क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाए तो ज्यादा कंफ्यूजन मत करना, ये हाइड्रोजन है सारे जितने भी हैं, ठीक, नोट कर लो उसको फटाफट जल्दी से, चाइनीज का। तो ये हो गया तुम्हारा एल्केन्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो एल्कीन्स का आइसोमेरिज्म, देखो एल्कीन्स शोज, alkene shows mainly, क्या दिखाता है mainly, chain and position and geometrical isomerism, ठीक है ना। एल्काइंस खाली पोजीशन दिखाते हैं, ठीक है, बाद में लिखना। अब देखो एल्कीन्स में मैं एग्जांपल लेता हूं किसका, ब्यूटीन का, ठीक है, ब्यूटीन का एग्जांपल लेता हूं, अलग अलग तरीके से दिखाऊंगा मैं। ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H8, तो ध्यान रखना चाहिए, एन में कार्बन के डबल +2 जो होते हैं हाइड्रोजन होते हैं, इन में एग्जैक्टली डबल होंगे हाइड्रोजन, और आइन में कार्बन के डबल -2 हाइड्रोजन होते हैं, यानी क्या हो जाता है, C4H6 हो जाता है, ऐसे तुम याद रहेगा, ठीक है। तो C4H8 को मैं पहले बताता हूँ पोजीशन में, इसको हम अरेंज करेंगे, C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने की जरूरत है, दो की जरूरत है, एक की बस खाली, यहाँ पे एक की, यहाँ पे कितने की, 3 की, ठीक है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, उसी हिसाब से हम लोग उसके अरेंजमेंट करते हैं, यानी इसने तो सिंगल बॉन्ड कर लिया, इसका संख्या लिख, यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे 2, 3 और 1 हाइड्रोजन की जरूरत है, 2, 3 और 1 हाइड्रोजन की जरूरत है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 3। कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन 4। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, इसमें अब कंडेंस करके दिखा रहा हूँ, 3 की, यहाँ पे कितने की जरूरत है, 2 की, यहाँ पे कितने की जरूरत है, 1 की, और यहाँ पे कितने की जरूरत है, 3 की। काउंट करो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, ठीक है, 3 4 6, ठीक है, 3 और 2, यहाँ पे 3 का आएगा, यहाँ पे तो 2 आएगा, 2 3 5 और 3 8, 3 का आएंगे, वहां पे तो डबल बॉन्ड है ना, 3 अगर मैंने कर दिया ज्यादा नहीं जाएगा। अब कार्बन को 4 की जरूरत है, नहीं 4 नहीं, तुम 5 लो, 6 लो, ऐसे नहीं कर सकते ना, है ना। भूख लग रही है हमें 2 रोटी की, नहीं तो क्या होगा, डाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पोजीशन चेंज हो रही है, किसकी पोजीशन हो रही है, डबल बॉन्ड की। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, नेमिंग करो, 1 2 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट डैश 2 डैश ईन, इसका क्या होगा, ब्यूट डैश 1 डैश ईन, हो गई पोजीशन चेंज। तो इस टाइप के आइसोमरिज्म को हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, और इन आइसोमर्स को बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसी का चेन दिखाता हूं मैं, ये चेन दिखाता हूं, इसी का दिखाऊंगा, चलो पहले ये नोट कर लो, इससे कंफ्यूजन ना हो, नोट करो।
अब देखो पोजीशन हो गया, इसी का मैं चेन आइसोमेरिज्म दिखाऊंगा और इसी का ज्योमेट्रिकल भी दिखा दूंगा। ठीक है, ब्यूटीन का ही चेन आइसोमेरिज्म भी दिखा दूंगा और ज्योमेट्रिकल भी दिखा दूंगा। देखो फटाफट करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इसी का मैं चेन दिखा दूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। हटाओ 2 3 3 4। ठीक है, यहाँ पे लगेगा CH3। देखो मैं खुद ही कर रहा हूँ कैसे, अपना मैंने कहीं घटा नहीं। क्या करा, देखो मैंने हाइड्रोजन को काउंट करो, 3 और 3 6 हो गया और 2 8 हो गया। यहाँ पे 3 5 6 5 हो गया, 5 6 और 7। कहाँ पे हाइड्रोजन को डालना है, यहाँ पे। ठीक है, कैसे कर रहा हूँ मैं, कार्बन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है ना। अब यहाँ पे जब डबल बॉन्ड है तो मैं क्यों करूंगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है 2 3 और 4 हो गए। यहाँ पे 2 सपोर्टिंग हो रहे हैं, इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन सपोर्ट कर देगा। ठीक है, अब इस कंपाउंड का नाम तो सिंपल है, ब्यूट डैश 2 डैश 3। ये चेन आइसोमेरिज्म का है, ये तो स्ट्रेट चेन हो गया। ठीक है, ये तो स्ट्रेट चेन हो गया। और ये क्या हो गया तुम्हारा ब्रांच चेन, तो क्या हो जाएगा 2 डैश मिथाइल प्रॉप डैश 1 डैश C। यानी ये क्या हो गया, ये तो तुम्हारा स्ट्रेट था। ठीक है, और ये क्या हो गया तुम्हारा चेन वाला। ठीक है, क्लियर। इसी का मैं ज्योमेट्रिकल भी दिखा देता हूँ। ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, पोजीशन चेंज हो जाती है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ लिखूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। काउंट करो कार्बन कितने हैं, 4 है। 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 6 7 8। इसी को मैं रिवर्स कर दूं, क्या करूं रिवर्स में, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे लिख दूं H, यहां पे भी H, ये CH3 और ये क्या है तुम्हारा CH3। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ऑपोजिट साइड्स में होते हैं ये, तो उनको हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। जब सेम ग्रुप, ये मिथाइल है ना, CH3 के ऑपोजिट साइड में, तो क्या बोलेंगे इसको हम, ट्रांस आइसोमर। क्या बोलेंगे, ठीक है। और जब सेम साइड में सेम ग्रुप होते हैं, एडजेसेंट में होते हैं, ये देखो सेम है, सेम साइड पे, तो क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर। IUPAC हम कर सकते हैं, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कर रहा। नेमिंग वही होगी 1 2 3 4। नेम दोनों के सेम ही रहेंगे। यहाँ पे भी 1 2 क्या हो जाएगा, 1 2 3 और ये चेंज हो जाएगा, ब्रांच में आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया, क्लियर। तो इसको लिख लिया, फटाफट नोट कर लो। रखना कि ये जो है ना ऑपोजिट साइड में है, तब ये ट्रांस है। ठीक है, ट्रांस TRANS ट्रांस। ठीक है, और ये जब सेम साइड पे होते हैं ग्रुप, सेम साइड पे होते हैं, यानी एडजस्टेंट होते हैं, अगर ये और ये ऐसे होते हैं और ये ऐसे होते हैं, तब भी ये सिस कहलाता है, यानी H और H इधर आ जाता है। ठीक है, और CH3 यहाँ पे और यहाँ पे CH3, जैसे सपोज मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 और यहाँ पे लिख देता हूँ खाली H, तब भी ये सिस ही कहलाएगा। ठीक है, तो मैं क्योंकि सेम साइड पे एडजस्टेड साइड। ठीक है ना, समझ में आया, क्लियर। आगे बात है, तुम्हें सब इतना ध्यान रखो, इतना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना। अब देखो, एल्काइन शोज मेनली पोजीशन आइसोमेरिज्म। एल्काइन शोज मेनली पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो मैंने तीनों को बता दिया। एल्केन्स चेन दिखाते हैं, एल्कीन्स चेन, पोजीशन और ज्योमेट्रिकल भी दिखाते हैं, यानी स्ट्रक्चर और ज्योमेट्रिकल दोनों दिखाते हैं। और एल्काइंस खाली पोजीशन दिखाते हैं। एग्जांपल ले लो, C5H10 की जगह C5H8 ले लो। एल्काइन है ना, एल्काइन C5H6 सॉरी, H12 H8 होगा नॉट H6। H12 तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। H10 जो जाएगा पेंटीन, और 2 कम हो जाता है तो क्या बोलते हैं, पेंटाइन। ठीक है, तो एल्काइंस की बात कर रहे हैं हम लोग। एल्काइन है, ये तरीका है याद करने का, वरना रखते रहो सब। हम इसको अलग अलग से पोजीशन दिखाते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। कौन सी पोजीशन पे आ रहा है ये, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है ना।
2 और 3 में छोटा 2 है, तो क्या है ये पेंट डैश 2 डैश आइन। अब मैं इसको कर दूं C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। फर्स्ट पोजीशन पे आ गया 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा ये पेंट डैश 1 डैश आइन। ठीक है, तो पोजीशन हो गया, ये खाली पोजीशंस दिखा रहा है ट्रिपल बॉन्ड की डिफरेंट है, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। बहुत सारे हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं, तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, नोट कर लो और ऑल द बेस्ट, ढंग से करो अच्छी तरीके से, और कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बाय, गॉड ब्लेस यू।